कल में हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में बाबर का फेज आपको समझाया था कि बाबर कब से कब तक है। तो आप देखे थे 1526 से लेके 1530 तक। लड़ाई सबको याद है, 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530। 26 में जल्दी बताइए, पानीपत का पहला लड़ाई कौन हारा इसमें? इब्राहिम लोदी की हार हुई। 27 में आपको याद है खानवा का युद्ध, और खानवा की लड़ाई में कौन हारा? राणा सांगा। 1528 में जल्दी बताइए, चंदेरी का युद्ध, बोलिए कौन हारा? मेदिनी राय हार गए। 1529 में घाघरा का युद्ध, और घाघरा में बोलो कौन हारा? महमूद लोदी। इसी के नेतृत्व में अफगान की हार हुई थी, और 1530 में इसकी मृत्यु हो। क्वेश्चन पूछता है, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? जल्दी आंसर बताइए। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? तो खानवा की लड़ाई में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद मींस क्या होता है? धर्म का लड़ाई। फिर आपको बताया था इसमें इंपोर्टेंट कौन ऐसा युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा? जल्दी बोलिए। तो घाघरा की लड़ाई जल और थल दोनों में लड़ा गया। तो ये आप बाबर के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। याद करने के लिए भी बताए थे कि पान खाओ चबा, करने के लिए भी बताए थे कि पान खाओ चबा। पान को खाना है, चबाना है, घर जाना है, मर जाना है, बस उसी पर आपको सेट कर लेना था। अब हम लोग देखें बाबर के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर राजा, और इसका नाम क्या होगा? हुमायूं। चलिए पूरा ध्यान अब क्लास में दीजिए कि हुमायूं आपको समझ में आए। आपको बताए थे कि अफगानिस्तान तक का क्षेत्र और इस साइड में आगरा तक का क्षेत्र, यहां तक बाबर मुख्य रूप से जीता हुआ। और हुमायूं पहला राजा है जो अपने साम्राज्य को भाइयों में बांट दी। बाबर ने कहा कि सब भाई मिलकर बांट लेना, और हुमायूं कितने भाई थे? 4 भाई। चारों का नाम बोलो। अस्करी, हिंदाल, कामरान और हुमायूं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि बताओ मुगल वंश में कौन राजा है जो अपने भाई में अपने साम्राज्य को बांट दिया? तो आंसर कौन होगा? हुमायूं। हुमायूं इन सभी में सबसे बड़ा है, और इसीलिए हुमायूं अपना दिल्ली और आगरा ये क्षेत्र हुमायूं के कब्जे में रहा। बाकी जो देख रहे हैं ये पंजाब का बेल्ट और अन्य बेल्ट, ये दोनों बेल्ट को अस्करी और हिंदाल को दे दी। और पूरा अफगानिस्तान का काबुल है, कंधार है, ये सभी जो बेल्ट देख रहे हैं इसके हेड कौन हो गए? कामरान। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ हुमायूं चारों भाई में बांटा तो अफगानिस्तान का क्षेत्र किसको मिला? कामरान को। और हुमायूं को कौन सा क्षेत्र मिला? दिल्ली और आगरा, ये दोनों क्षेत्र का हेड बन गया। अब यहां पर जरा ध्यान से सुनेंगे कहानी। हुमायूं के साथ बहुत बड़ी ट्रेजरी है। ये सबसे पहले राजा कब बना? जल्दी बताओ। 1530 और 40 तक खूब बढ़िया शासन की। छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दे तो 1530 से 40 के बीच इसके फेज इतने अच्छे हैं कि इसने पहला अभियान जो किया वो सभी अभियान इसके सफल होते गए, और गुजरात तक का क्षेत्र यह जीत। इसने भी बिहार तक के हिस्सा में इसमें अपना जीतना शुरू कर दिया। और इसी में आपको इंपोर्टेंट चीज है कि यह मुख्य रूप से इसकी भिड़ंत बिहार में किससे हो गई? शेरशाह। शुरू में शेरशाह का ओरिजिनल नाम क्या है? फरीद खां। फरीद खां का नाम शेर खां कौन दिया? जल्दी बताइए। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया? नहीं। चलिए तो हम लोग ध्यान दें। तो आपको दिमाग में सेट करना है कि बिहार में शेर खां का अपना भाग्य है। अफगानिस्तान से आया, बहुत गरीबी स्थिति में है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसमें सूबेदार के मर जाने से उसकी विधवा से इसने विवाह कर ली, और उसी ने इसको उपाधि दिया था शेर खां का, शाह नहीं खां। और जब ये शेर खां लड़ाई किया किससे? हुमायूं से। 1531 में शेर खां ने हार मान लिया, हुमायूं जीत गया और इसकी अधीनता उसने स्वीकार कर ली। अपने बेटा को भी इसके दरबार में भेज दिया, और हुमायूं निश्चिंत होकर आगे की ओर बढ़ गया और बंगाल के सेक्टर तक जीता। जब बरसात का मौसम शुरू हो गया तो हुमायूं अपने सेना को बंगाल की तरफ ही रोक दिया और चल दिया। जब लौट रहा था तो अब इंपॉर्टेंट घटना है 1539। इसने बहुत महत्वपूर्ण एक लड़ाई लड़ा, जिस लड़ाई का नाम क्या है? चौसा। चौसा की लड़ाई, ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पे टर्निंग होगी। अचानक शेर खां ने हुमायूं पर हमला कर दी, और उस लड़ाई में शेर खां की हार हो गई। शेर खां किसी प्रकार एक नदी में कूद गया। उस नदी का नाम क्या था? कर्मनाशा। कर्मनाशा बिहार और यूपी के बॉर्डर पर है। अभी भी पूछेगा कौन सी नदी बिहार यूपी का बॉर्डर बनाता है, तो कर्मनाशा। नाम ही नदी का देख रहे हो, कर्मनाशा मतलब क्या है? इस नदी में कोई स्नान नहीं करते, नहीं तो कर्म का नाश हो जाएगा जो अच्छा कर्म किए। इसके बारे में कहावत चलता है कि एक नाम सुना होगा तुम लोग, त्रिशंकु, ऊपर से लटक गया। तो ग्रंथों में, हिंदू ग्रंथों में है कि वही लटक के चिल्लाया तो उसके लार से ही नदी, इसलिए स्नान नहीं करना। रियलिटी वो नहीं है, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है धार्मिक मान्यता में बहुत पवित्र नदी नहीं। और इसी नदी में कूद गया कौन? हुमायूं। तो उसको एक भिखारी उसके जान को बचाए।
और बाद में हुमायूं फिर जब राजा बना तो भिखारी को एक दिन का राजा बनाया। तो अब आपको दिमाग में सेट रखना है, यहां पर हुमायूं तो बच गया, लेकिन बिहार यूपी तक का जो सेक्टर है फिर से शेर शाह कब्जा कर रही है। अब एक फिर लड़ाई है 1540 में, और ये अंतिम निर्णायक हुआ। ये कन्नौज का युद्ध है, इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और 1540 के कन्नौज की लड़ाई पूर्ण रूप से हमारे हुमायूं हार गए और हुमायूं इस क्षेत्र को छोड़कर भाग गए। और पहला बिहारी शेर शाह है जो दिल्ली के सत्ता पर अधिकार किया मध्यकाल में। पूछा जाए मध्यकाल में प्रथम बिहारी कौन है जो दिल्ली कब्जा किया? शेर शाह। शेर शाह अफगान शासक है, बहुत लंबे समय तक राजा नहीं रहा, केवल 5 साल राज किया, 1540 से लेके 1545 तक। लेकिन शेर शाह का भी दुर्भाग्य है कि इसने कालिंजर हमला करने 1545 में गए थे। पूरा तोप गोला बारूद रखे हुए थे, और जब एक गोला छोड़ा तो हुआ क्या, दीवार से टकरा के जहां बारूद रखा था वहीं आके फट गए, और इसके पूरे बारूद वाले गोला में ही आग लग गए, और उसी में शेर शाह झुलस करके मर रहा, अपने ही गोला से अपने मर रहा 5 साल में। और फिर कह क्या रहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हम हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिए। हम अगर कालिंजर लड़ने नहीं जाते तो हम तो पूरा राज कर रहे थे बढ़िया से, हम मुट्ठी भर बाजरा के फेर में पड़ गए और पूरा साम्राज्य देखो खो रहा है, मर रहा है, और अपने ही तोप से मर गया। तो सोचिए 5 साल ही शेर शाह राजा रहा, लेकिन 5 साल में ही इसके सबसे बड़ा योगदान है 2 चीज। एक तो शेर शाह के समय एक व्यक्ति हेड है टोडरमल, जो जमीन संबंधी कार्य बहुत बढ़िया से देखे, फिर से नई माप करवाए। और दूसरा शेर शाह का सबसे इंपॉर्टेंट है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, आप नाम सुने होंगे। तो जीटी रोड का निर्माण किसने किया? शेर शाह सूरी। ये नाम अंग्रेजों ने दिया। शेर शाह इस सड़क का नाम क्या दिया था? सड़के आजम। आजम माने क्या होता है? प्रधान। जैसे शहीदे आजम, बोलिए कौन है शहीदों में प्रधान? भगत सिंह। कायदे आजम अली जिन्ना। सड़के आजम ये जीटी रोड। सड़के आजम में शेर शाह क्यों बोल रहा है? सड़क है शेर शाह। सड़के आजम बोलेंगे तो क्या कहोगे? जीटी रोड, सड़कों में प्रधान। और जीटी रोड को सड़के आजम उस समय नाम दिया, उसको बनाने वाला भी कौन है? शेर शाह सूरी। अब यहां पर महत्वपूर्ण कहानी का टर्निंग है। 1539 और 1540 के बाद जो मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था वो साम्राज्य समाप्त हो गया। मुगल साम्राज्य तो खत्म हो गया। अब मुगल साम्राज्य खत्म के बाद हुमायूं क्या किया? जब देखा कि अब इंडिया से हमारा साम्राज्य खत्म हो गया, तो 1541 में इसने एक अच्छा काम किया, विवाह कर लिया। अब टेंशन फ्री है, हार गए ही है, तो निश्चिंत होकर शादी विवाह कर लेते हैं। और हामिदा बानू बेगम से इसने विवाह, और हामिदा बानू बेगम के ही संतान कौन हुए? अकबर। अब अकबर के जन्म के समय हुमायूं की स्थिति थी कि 1 रुपया भी इसके पास नहीं, न ही कोई सोना चांदी है, क्योंकि खुद भागा हुआ है तो रुपया कहां से आए। और इसको जब समाचार मिला कि पुत्र हुआ है, तो हुमायूं क्या किया? हिरन का एक कस्तूरी सुगंधित पदार्थ, उसी को चाकू से काटा कि जिस प्रकार कस्तूरी का खुशबू चारों दिशाओं में फैल रहा है, हमारे पुत्र का भी उसी तरह कृति यश चारों दिशाओं में फैले। तो सोचिए जश्न भी मनाया तो कस्तूरी काट के। पहले राजा के बेटा संतान होता था, सोना चांदी हीरा लुटाता था। कि जिस समय कंगाल है उस समय अकबर का जन्म है 1542, 1541 में तो इसका विवाह ही हुआ है। और इस समय हम लोग देखें कि इसके भाग्य से 1545 में शेर शाह मर गए, लेकिन शेर शाह ना मरा, इसके बाल बच्चा तो जिंदा है। तो सूरी वंश भारत में राज चल रहा है। इधर हुमायूं क्या किया? यहां से भाग के ईरान के शाह से मदद लिया, और ईरान के शाह को कहा कि हमको कुछ सेना दीजिए, शेर शाह मर ही गया है, भारत अगर हमारा फिर हो गया तो आपका किया हुआ उपकार नहीं भूलेंगे, आपको और कुछ देंगे। और फिर से 15 साल तक बाहर भटकने के बाद, आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं कितने वर्षों तक बाहर रहा? 15 वर्षों तक दर दर की ठोकर खा रहा है। और फिर 1555, 40 में गया है, 15 साल बोलो कब हो जाएगा? 1555। 2 लड़ाई इसने प्रमुख लड़ी। एक लड़ाई का नाम है सरहिंद का युद्ध, और दूसरी लड़ाई का नाम है मछीवाड़ा का युद्ध। और सरहिंद और मछीवाड़ा के युद्ध में ये फिर से दिल्ली का सेक्टर पे फिर से कब्जा कर लिया, और हुमायूं पहला मुगल बादशाह है जो 2 बार भारत में राजा बना। देखो यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, कौन सा मुगल बादशाह है जो 2 बार राज्याभिषेक किया? आंसर बोलिए। तो आंसर औरंगजेब हो। औरंगजेब 2 बार राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक मैंने राज तिलक, पूरा अपना पूजा पाठ फिर से। ये राज्याभिषेक 2 बार नहीं किया, 2 बार राजा बना। दोनों क्वेश्चन का आंसर समझना, नहीं तो सब में लड़का हुमायूं आता है। कौन मुगल बादशाह 2 बार राजा बना? हुमायूं। कौन मुगल बादशाह 2 बार राज्याभिषेक किया? तो औरंगजेब। औरंगजेब में भी धर्मक की लड़ाई और सामूगढ़ का युद्ध उधर समझाएंगे, तो वहां 2 बार वो राज्याभिषेक करे। और ये 2 बार राजा बना। एक बार कब बना? 1530 में। दूसरे बार कब बना? 1555 में। अब सोचिए 15 साल एक लंबे फेज होते, तुम 15 साल भटकोगे तो मालूम चलेगा कि आधा लोग पागल हो जाएगा। एक राजा है और सोच लो 15 साल उसको कुछ नहीं, संतान भी हुआ है तो उसके पास सोना चांदी भी नहीं, और फिर हिम्मत करके सोचो भारत का राजा बने। लेकिन इसका किस्मत खराब। 1555 में आया है, लोग सोचे कि चलिए अब तो राज करेंगे, बेचारा बहुत दिन भटका है। लेकिन अगले ही साल 1556 में मकान है इसका 3 पनाह महल, उसी मकान से उतर रहा था कि सीढ़ी से पैर स्लिप कर गया।
और पैर स्लिप कर गया तो लुढ़कते हुए नीचे आया और इतना घोलटनिया मारा कि मर गए। एक इतिहासकार हैं, इनका नाम है लेनपुल। कभी कभी इतिहासकार का नाम ही पूछता है। इतिहासकार कौन है? लेनपुल। और लेनपुल ने कहा कि हुमायूं कितना किस्मत का खराब था, जिंदगी भर लुढ़कते रहा, इंडिया लुढ़का, इंडिया से बाहर लुढ़का और मरा भी तो लुढ़किए के मर। ये भी देखो, अगर भाग कैसा है इसका, मरना भी था तो बेचारा किसी तरह मरता, तो सीढ़ी से घोलटनिया मार के मार। तो तुमको उल्टा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस मुगल बादशाह के लिए इतिहासकार लेनपुल ने कहा कि वह जीवन भर लुढ़कते रहा और लुढ़कते हुए मर गए? तो कहोगे वो मुगल बादशाह हम पहचान लिए, कौन है? हुमायूं। अब हुमायूं के साथ एक दो बातें थोड़ी महत्वपूर्ण और कर ले, उसके बाद हुमायूं का सिस्टम कंप्लीट हो जाए। तब 5-6 मुख्य बातें सुनोगे, वही प्रश्न रहता। अब हम लोग देखें, हुमायूं के लिए एक पुस्तक लिखा गया जिस किताब का नाम है हुमायूं नामा। और आपको क्वेश्चन जो जो आएगा उसको हम लोग ठीक से सुनेंगे। हुमायूं नामा पुस्तक कौन लिखी? जल्दी बोलिए। तो हुमायूं नामा पुस्तक लिखे गुलबदन बेगम। क्वेश्चन आएगा कि बताओ हुमायूं नामा पुस्तक कौन लिखे? गुलबदन बेगम। अब ये रटने वाली बात नहीं है, आजकल जो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है उसको समझिए। गुलबदन बेगम नाम से क्या लग रहा है, पुरुष है कि महिला? महिला। तो क्वेश्चन आएगा, तो नाम भी दे देगा, कहेगा हुमायूं नामा पुस्तक गुलबदन बेगम ने लिखा, वह हुमायूं की थी। अब हुमायूं की थी पत्नी, मौसी, चाची, बहन। आपको देगा कि बताओ हुमायूं की कौन थी गुलबदन बेगम? अब बताओ कोई बहन अपने भाई के लिए पूरा किताब लिख देगी? काय नहीं लिखेगी? तो वो ये भी वैसा ही बहन है, लिखे। देखो बढ़िया बात है। तो अब आपको ध्यान रखना है, गुलबदन बेगम हुमायूं की कौन है? बहन। अब एक बार का क्वेश्चन तो और बहुत बढ़िया है, महिला होकर किताब लिख रही है, इसका मतलब है कि मध्यकाल में भी महिलाएं पढ़ती होंगी। तो कोई नहीं पढ़ेगी तो कौन महिला हिम्मत करेगी पूरी किताब ऐसा लिखने का जिसको सब लोग पढ़े? क्योंकि बादशाह का किताब है, साधारण लोग नहीं लिखेगा कि इसमें आधा शुद्ध लिख रहा है, घसीट रहा है। एकदम शुद्ध होगा तभी उस पर ड्यूटी मिलेगा कि हाँ लिखो। और इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछा, मध्यकाल की विदुषी महिला कौन थी? और नाम दिया जो तुमको सुन के हंसी लगेगा कि उधर ही हम मार देते। चॉइस ए में दिया रजिया सुल्तान, और बी में दिया नूरजहां, सी में दे रहा है गुलबदन बेगम, और डी में दे रहा है मुमताज महल। बात समझिए, सब वैसे ही खतरनाक लोग। अब लड़के क्या करते, यहां पूछ रहा है विदुषी महिला, अब वो केवल रटे रहता है एक ही चीज, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। रजिया बहादुर महिला है, लेकिन विदुषी उस लेवल का नहीं जितना गुलबदन बेगम। लड़के को इतना ब्रेक नहीं मारेंगे तो कभी गुलबदन बेगम में नहीं मारेंगे। गुलबदन बेगम नाम सुना है, लेकिन काम लायक वैसे कहां थी? तो तुमको ध्यान देना है, तुमसे हिंस क्या किया? विदुषी महिला, विद्वान महिला जो पुस्तक लिख रही है वो विदुषी है। नूरजहां का कोई किताब नहीं है, रजिया का कोई पुस्तक नहीं है, ताकत है, शासिका हुई है, लेकिन इसका किताब है और उस पुस्तक का नाम क्या है? हुमायूं नामा। तो पहले बताइए गुलबदन बेगम के बारे में क्वेश्चन जो घुमाएगा ये तो क्लियर है। 3 क्वेश्चन गुलबदन बेगम से पूछता है। हुमायूं नामा की लेखिका कौन? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूं के कौन? चलिए बोलिए, बहन। और ये मध्यकाल के विदुषी महिला। बोलो, ये भी क्लियर हो गया सबका। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है, हुमायूं नामा से ज्ञात होता है कि मुगल बादशाह में केवल हुमायूं ज्योतिष विद्या पर बहुत ज्यादा विश्वास करता। ज्योतिष विद्या पर इसको इतना विश्वास था कि ये 7 दिन 7 रंग के कपड़ा पहनता। मतलब बृहस्पति है तो पीला कपड़ा, शनिचर है तो काला कपड़ा, हर कलर के इनका कपड़ा है। शुक्र के कौन रंग चलता है? ग्रीन। तुम बाबरे के लगाओगे, एल्टीना पकड़ ले। ध्यान दो, इसको भी देखो, एल्टीना पकड़ ले बाबर वाला। तो ध्यान दीजिए, तो हम लोग ध्यान से समझेंगे, अलग अलग दिन में अलग अलग रंग का कपड़ा। बोलो कौन यूज करते थे? बाबर की हुमायूं। और हुमायूं को जो अब देखो क्वेश्चन एक बनाया है, कौन सा मुगल बादशाह ज्योतिष पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था और दिन के अनुसार कपड़ों का रंग बदलता था? तो आंसर कौन हो जाएगा? हुमायूं हो जाए। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दें एक चीज और, इस समय एक और इंपॉर्टेंट है, इसमें गुजरात का राजा है और वो गुजरात का राजा बहादुर शाह है। वो क्या किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। और मेवाड़ में उस समय एक शासिका है जिसका नाम है कर्णवती। और कर्णवती को जब लगा कि चारों तरफ से वो घेर लिया है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसने क्या किया था, मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भिजवाया था। कई लोग राखी पर्व का उद्घाटन भी यहीं से मानते हैं। तो राखी की भी कई कहानी है जिसमें एक कहानी हुमायूं से भी जुड़ा। मेवाड़ की शासिका कर्णवती हुमायूं को एक राखी भिजवाई, किस लिए? कि हम आपकी बहन है, हमारी रक्षा कर। और तब राखी की इज्जत रखने के लिए हुमायूं दूसरे अभियान में था, लेकिन कहा कि राखी कौन भेजी है? तो कर्णवती। कहे चलो जब वो भाई मान रही है तो उसको बचाना है, और गुजरात शासक को ठीक ठाक करके कर्णवती को सुरक्षित बचाया। तो एक कर्णवती वाली भी कहानी आपको ध्यान रखना था, ज्योतिष वाली कहानी हो गया, गुलबदन बेगम वाली कहानी हो गया। लेनपुल ने कहा कि जिंदगी भर लुढ़कते रहा, लुढ़कते हुए ही मर गया। कहां से मरा? सीढ़ी से नहीं, महल बोलो, महल बोलो, 3 पनाह महल। ये महल कहां था? दिल्ली में। महल कहां है? दिल्ली में। तो दिल्ली के 3 पनाह महल से वो गिर करके मर गया है। इस समय राजधानी कहां है? आगरा। अभी दिल्ली क्यों बोल रहा है? राजधानी कहां है? आगरा। अभी दिल्ली नहीं है, दिल्ली राजधानी कौन लाए?
हम लोग देखेंगे दिल्ली लास्ट अभी लोधी का हम लोग चल रहे हैं सीधा सीधा बन सक। तो इस समय दिल्ली राजधानी सीधे लाएगा शाहजहां। उसके समय लाल किला दिल्ली वाला सब बनेगा और फिर कैपिटल आ जाएगा। तो अभी हम लोग महत्वपूर्ण चीज अब सुनेंगे। अब दुर्भाग्य देखो, क्या हुमायूं के कोई मरने का अंदाज कर सकता है? नहीं, क्योंकि 1555 में तो बेचारा आया ही, 15 साल भटकने के बाद आया। और बताइए उसका विवाह हुआ 1541, अकबर हुआ 1542 और 1556 की बात है। 56 में 42 घटाओगे 14 साल हो। उस समय 13-14 साल के लोग पढ़ना शुरू करते थे। आज जैसा नहीं है कि ठीक से खड़ो नहीं हुआ तो बैठ के स्कूल में पहुंचा। आजकल 2.5 साल वाला बेचारा जो है स्कूल में पहुंच के तैयार वे कर रहा है, लेकिन उधर शुरू हो जाए कौन स्कूल है, प्ले स्कूल है, फलाना स्कूल है, बेचारा का नाम लिखा। उस समय पढ़ने की उम्र 13-14 साल थी कि 14 साल तक जितना खेल रहा है खेल। 13-14 साल हो गया तब स्टार्ट करो। उस समय बुद्धि ठीक है, फटाफट सीख जाते। आजकल के लड़के कसे कबूतर सीखने में 2 साल लगाते हैं। कसे कबूतर, कसे खरगोश और थोड़ा बहुत रेम्स रटेगा तो 2 साल स्कूल जाएगा तब इतना याद है। 13-14 साल का लड़का रहेगा तो यही काम 2 महीना में कर ले, तो बाकी जो बचपन वाला पेज है तुरंत सीख जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें 14 साल का अकबर है और अकबर अचानक उसके पिता मर गए। उस समय अकबर कहां था? तो पंजाब में एक जगह है कालानौर। अकबर उस समय वहीं था और उसका एक सेनापति भी हुमायूं के साथ थे। इस सेनापति का नाम था बैरम खां। और अचानक इस समय हुमायूं मर गया तो राज सिंहासन तो खाली होगी। और उस समय सबसे ज्यादा खतरा यही होता था, राजा अगर मर गया और सिंहासन खाली है तो कोई बैठ जाए जो हाई पावर का और कहेगा हम राजा है जी, सब सेना मेरी बात सुनोगे, और फिर उसका जो बारिश है उसको पकड़ के मारना शुरू कर देते। तो जैसे ही हुमायूं मरा उस समय अकबर है कहां? कालानौर में, पंजाब में। अब सोचो पंजाब में है, जब तक आगरा जाएगा डर ही भी है कि वहां कोई हेड बन जाएगा और जैसे पहुंचेगा कहेगा इसको बंदी बना लो, उसको मार दे। तो राज सिंहासन खाली न रहे इसके लिए बैरम खां क्या किया? कालानौर में ही ईंट का राज सिंहासन बनाया। कहा ईंटा 50 को लाओ जुटाओ और ईंटा के बना दो सिंहासन, और यहीं बैठा के अकबर के कहा कि लीजिए राज सिंहासन हो गया, राजा चुने गए, शोर मचा दो चारों, ताकि लोग हड़क जाए, यहाँ सीट पर कोई कब्जा न करे कि अब कौन राजा बने, बेटा छोटा है, अनाउंस हो जाएगा कि बेटा बन गया। अरे कब बना? तो वहीं पंजाब में सिंहासन ईंटा पर बना दिया। हाँ, तो सबका देखो नहीं पूछेगा कि कहां राजा अभिषेक हुआ, लेकिन जिसका स्पेशल केस है पूछेगा। इसलिए अकबर वाला पूछता है कि अकबर का राज्याभिषेक कहां हो? तो कलानौर में। कि कलानौर कहां है? पंजाब। तो अकबर का क्यों पूछेगा, ये भी बात सबको समझ में आ गई। अब यहां से महत्वपूर्ण चीज हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें। अकबर को हेड अब बनना मुश्किल है क्योंकि 14 साल का लड़का है, पढ़ा लिखा अभी नहीं है। एकमात्र मुगल बादशाह अगर अनपढ़ है तो वो अकबर है। सब मुगल बादशाह पढ़ा लिखा है, अकबर बेचारा नहीं पढ़ पाया क्योंकि 14 साल में राजा बन गया। और राजा को कौन टीचर पढ़ाए? अब राजा है और टीचर जाएंगे, थोड़ा सा भी नहीं याद किया, थोड़ा सा टाइट करेंगे तो कहेगा हम अपने राजा है, इसको पनिशमेंट दे दो। गवा जाएगा तो पढ़ नहीं पाए, तो ये अनपढ़ मुगल बादशाह बेचारा रह गया। अब यहाँ पे थोड़ा दिलचस्प कहानी है, उसको थोड़ा सुनेंगे। अकबर जब राजा बना तो उस समय एक व्यक्ति है, हिंदू व्यक्ति, वो मुख्य उस व्यक्ति का नाम है हेमू। वो अंतिम हिंदू राजा है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। 14 राजा भारत में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए, अंतिम नंबर यही हेमू। ये आदिल शाह का सेनापति भी उस समय रहा। कई लड़ाई लड़ा है लेकिन हेमू आज तक किसी लड़ाई में नहीं हारा। और वो हेमू सुना कि भारत का राजा 13-14 साल के लड़का बना, तो हेमू कहा कि तब ठीक है, हमारे रहते ही तो नहीं होगा, हम तो इसको सही करें। और हेमू पूरा सेना लेकर के चल दिया फरियाने के लिए। अभी डेट आपको बताए थे 1556 है, और 1556 में ही हेमू और किसके बीच? अकबर के बीच भयंकर लड़ाई होने वाली है। और इसी युद्ध को हम लोग कहते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। इस लड़ाई का नाम क्या है? पानीपत का द्वितीय युद्ध। और ध्यान से सुनिए, अब हेमू खूंखार लड़ाकू, अकबर बेचारा अभी शुरू भी नहीं किया है। और उतनी भयंकर लड़ाई जब शुरू होने वाली है तो अकबर डर रहा है, बार बार कह रहा है कि हमको भी उधर ईरान ही तरफ पहुंचा दो, हम राजा नहीं बने। लेकिन अकबर को समझाया उसी का सेनापति कौन? बैरम खां, कि हुजूर आप केवल हाथी पर बैठिए, हम लोग है ना, हम लोग लड़ लेंगे। और अकबर हाथी पर बैठा है, लड़ाई शुरू है। लड़ाई का स्टार्टिंग ही बड़ा जबरदस्त है, हेमू लगातार जीत रहा है, अकबर की सेना हार रही है, लगभग पक्का होने वाला है कि अकबर बंदी होगा, मारा जाए। लेकिन अकबर का भाग्य देखिए, इसी को भाग्य कहते। अकबर की सेना हार रही है लेकिन न जाने कहां से एक तीर आकर के हेमू के आंख में लग गई और हेमू मूर्छित होकर गिर गई। और सेना सब लड़ते हुए अपने राजा को बीच बीच में देखते रहते थे, ये है कि गए। क्यों देखते थे मालूम है? नहीं, भागने के लिए, क्योंकि राजा अगर मर गया तो लोग कोशिश करते थे कि भागो, नहीं तो बंदी बना लेगा, तो जीवन भर युद्ध लड़ाई वाले को युद्ध बंदी घोषित किया जाता, पैर हाथ में सिक्कड़ बना दिया, और आजीवन उसको भोजन वोजन भी कम है, जिंदगी भर खटाना है, फ्री के, बहुत दुख वाली मौत होती। तो अगर हार रहे हैं तो बढ़िया सीधे भाग चलो। तो इसीलिए लड़ भी रहा है, बीच बीच में देखता था कि राजा है कि नहीं है, तो बढ़िया से लड़े। राजा गए तो सोचो कैसे भागे। अब देख लीजिए, तो हेमू जब तक है बहुत बढ़िया से लड़ रहा, लेकिन एक तीर आके हेमू की आंख में लग गया। अब तो हेमू गिर गया, तो हेमू जैसे ही गिरा उसके सेना में भगदड़ मच,
क्योंकि सेना 10 भागेगा तो बाकी पूछेगा काहे जी गए, तो बाकी भी भागेगा, बाकी भी चल देगा। और इसीलिए पूरा हेमू के सेना में भगदड़ मच गई, सब सेना अब भाग चले। तब यहीं पर मौका देख के और बैरम खान ने हेमू को पकड़ ली और पकड़ने के बाद अकबर को तलवार दिए कि हेमू का सिर कलम कीजिए, आपका जस और नाम हो कि अकबर 14 साल में इतना भयंकर लड़ाई लड़ा कि हेमू जैसा वीर योद्धा को मार, और हेमू का सिर कलम किया गया। और अकबर का देखिए यहां जीत हो गया। अब इसको चैलेंज देने वाला कोई नहीं है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है, राजस्थान के क्षेत्र में, मालवा के क्षेत्र में राजपूत शासक बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे संख्या में। और हुमायूं ने अकबर को समझाया था कि बेटा भारत में अगर राज करना है तो राजपूतों से मिला के रखना, नहीं तो उन लोग तबाह करके रख देगा, छोटा छोटा बहुत ज्यादा संख्या में है, और उन लोग से मिल के रहोगे तो इंडिया में राज करो। और अकबर इस चीज को समझे हुए था अपने पूर्वज से, और इसीलिए अकबर के अब सिस्टम हम लोग सुनेंगे, बहुत अच्छा सिस्टम होगा। 56 में राजा बना, और राजा बनने के बाद अब मेन रूप से नाम का अकबर राजा है, मेन काम किसका है, बैरम खान। ऑर्डर सब डिसीजन बैरम में खा लेता था, क्योंकि मेन तो लड़ाई वही जीता है। 4 साल तक 56 से 60 ये अकबर का जो शासन है, इस शासन को हम लोग कहते हैं बैरम खां का शासन। और 4 साल तक बैरम खां ही डिसीजन लिया। लेकिन दिक्कत क्या थी, बैरम खां सिया था और अकबर सुन्नी थे। मुस्लिमों में 2 तरह के सिस्टम हो, तो बैरम खां जो भी दरबार में नियुक्त करता था वो सब सिया वाले को नियुक्त कर देता था। सुन्नी एकदम बढ़िया आदमी भी आया तो साइड कर दिया, सिया वाला कहा तुम आ जाओ आगे, भविष्य में काम देंगे। तो धीरे धीरे अकबर को भी लग गया कि तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अकबर भी आहिस्ते से आगरा से कहा कि हम अभी शिकार पे जा रहे हैं, और दिल्ली भागे, और दिल्ली से फरमान घोषित किया कि मुख्य वजीर के पद से बैरम खां को हटाया जाता है। वहीं रहता था वो विद्रोह कर देते, इसलिए साइड हट के कहा कि निकाल दे, और ऑप्शन दिया कि दूसरा कोई पोस्ट ले लो, तो इधर वाला पोस्ट मत रहो। क्योंकि कई बार अकबर बोलता था कि ऐसे होगा तो बैरम खां उल्टा कर देता। 1-2 बार तो अकबर को पूछना पड़ा कि बैरम खां राजा हम है कि तुम, तो हुजूर आप, तो हमारा बात की आपका, तो आपका, तो फिर ऐसे क्यों कर दिए, तो चुप है, और भी देता। तो अंतिम इसको हटाना पड़ गया और कहा कि तुम ऐसा करो, हज यात्रा पर निकलो। और जब बैरम खां हज यात्रा के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसकी हत्या कर दी, तो बैरम खां तो मर गया। अब अकबर 1556 से 60 बैरम खां का प्रभाव है, 1560 से 62 मेन रूप से इस शासन को भी कहा जाता है कि अकबर फ्री रूप से शासन नहीं की। इस समय एक 2.5 माह है पालन पोषण करने वाली मां, जिनका नाम है माहम अनगा, और माहम अनगा का मुख्य प्रभाव अकबर पर है। यानी इस समय 60-62 में अकबर की उम्र क्या है, 14 में राजा बन, तो 14 4 बोलो जल्दी, 18 के बाद 19-20 वाला फेज चल रहा है। 19-20 साल में जो फेज है, इस फेज में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो महिलाओं का। महिलाओं का जो दरबार में महिला लोग बोल दी बस अकबर वही करे। कई इतिहासकार कहते हैं कि महिला लोग उसका के बैरम खां के ले मारे। अकबर जब बैठता था तो उल्टा पुल्टा समझाया कि तुम राजा हो, कि वो ऐसे क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, उसको भगाओ करके हटा दिया। अकबर अभी 2 साल जो शासन किया, इस पर महिलाओं का प्रभाव, तो कई इतिहासकार इस शासन को क्या कहते हैं, पेटीकोट शासन। बात समझिए, पूछा जाएगा अकबर का पेटीकोट शासन, तो समझ लेना कि वो महिलाओं का प्रभाव 1560 से लेकर 1562। अकबर 62 में कहा कि अब हम किसी का नहीं सुनेंगे, अपना सुनेंगे, और 62 से इसके सभी निर्णय बड़ा जबरदस्त होने वाले हैं। और तब अकबर की कहानी अब बड़ा दिलचस्प मोड़ पर पहुंचेगी, क्योंकि अकबर का भाग्य भी अच्छा है। इसको कहा गया था कि राजपूत शासक से मिला के रखना, और बिना इसके कहे हुए आमेर के राजा भारमल अपने कहे कि हुजूर हम चाहते हैं हमारी बेटी का विवाह आपसे। अब आमेर पहला राजपूत शासक है जो अकबर की अधीनता अपने स्वीकार कर ली, और अकबर भी यही चाहता था कि सब राजपूत शासक रहो, मिलजुल के रहो, हमको टैक्स कुछ कुछ दो, बाकी तुम भी कमाओ, लेकिन बोलो कि हम अंडर में है। टाइट रहोगे कि हम स्वतंत्र हैं तो हमला कर देंगे। हाँ, तुम बोलो कि अंडर में है, इतना हम देंगे आपको, तो हम भी तुमको सम्मान देंगे, सुरक्षा देंगे, बाकी अच्छी बात है, क्या जरूरत है लफड़ा मोल लेने। पूरे राजपूत शासक अकबर के साथ हो जाने के कारण 1-2 जगह अकबर को अपना ससुराल बना लिया, तो ले देके सब रिश्ते नाते वाले हो। बात समझ लीजिए, आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई, उसी से अकबर का विवाह होगी, और जोधाबाई से विवाह के बाद कई राजपूताना परिवार उनके परिवार में रिलेशन में आ गए। तो ले देके कहीं अकबर दूत भेजा कि बोलो उसको फरियाएंगे, ना नहीं तो हमारे रिलेटिव में लगते हैं, हम टैक्स देंगे, तो मिल गए। सब राजा लगभग मिल गए, एक को छोड़, और इसीलिए वो एक वाला पूछे, सब मिल गए एक को छोड़ करके। और वो एक कहां का राजा था ये पूछा जाए, तुम सब लोग जानते हो वो एक कहां का राजा था, जल्दी बोलो, मेवाड़। मेवाड़, और वो राजा का नाम क्या था, महाराणा प्रताप। उन्होंने कहा घास की रोटी खाएंगे लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करें, तुम हमको जो कर दो, लेकिन हमको कहोगे कि हम अधीन है, आपके दरबार में आके हम आपका सलामी ठोके, ये हम जीते जी नहीं करेंगे। और भयंकर लड़ाई होगी हल्दी घाटी का युद्ध, और उस सारे डेट पूछे जाएंगे। तो अकबर से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग अकबर की कहानी से यहां से हम लोग नेक्स्ट क्लास चलेंगे। आज हुमायूं के बारे में आपने पूरा सुन लिया, अकबर डिटेल क्लास में अभी चलेगा, और तब अकबर आपके कंप्लीट हो जाएगा।